नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट तक मैं आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। मेरी तरह आपने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसद के अंदर दिया गया भाषण सुना होगा। अडानी पर जो आरोप लगाए गए थे, अडानी और मोदी के रिश्तों को लेकर जो आरोप लगाए गए थे, उन सब पर मोदी रहे मौन, लेकिन मन की बात जमकर की। अब कुछ लोग कहेंगे साहब कि आरोपों का जवाब कैसे देते वो आरोप तो एक्सपंज कर दिए गए। जो राहुल गांधी ने कहा था अडानी को लेकर, ईडी जांच एजेंसियों को लेकर कि उनका इस्तेमाल हो रहा है और प्रधानमंत्री ने मदद की, वो चीजें तो एक्सपंज कर दी गई थी। जब सदन की कार्यवाही से ही हटा दी गई तो मोदी जी जवाब क्या देते। हो सकता है मोदी जी चाहते हो कि राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए थे कि अडानी जी को मोदी जी अपने साथ कब कब कहां कहां विदेश यात्रा में लेकर गए, कब कब अडानी जी उस देश में उनके बाद में पहुंचे, क्या क्या समझौते हुए, क्या क्या उनको लाभ मिला, व्यवसायिक लाभ मिला, इन सब के जवाब भी मोदी जी ने नहीं दिए। कैसे देते, वो तो एक्सपेंस कर दिए गए थे। जब वो सदन की कार्रवाई में नहीं है तो क्या जवाब देते। हाँ, जवाब दिया उन्होंने। राहुल गांधी ने जनता के माध्यम से सवाल पूछे थे कि जनता हमसे यह पूछती है कि साहब राहुल जी बताइए अडानी जी और मोदी जी में क्या रिश्ता है। राहुल जी बताइए कि अडानी जी की संपत्ति इतने गुना कैसे बढ़ गई। राहुल जी बताइए कि अडानी जी जो 2014 में देश में 609वें नंबर पर आते थे, वो अब दुनिया में दूसरे नंबर के सबसे धनी व्यक्ति कैसे बन गए। तो मोदी ने इसका जवाब भी जनता को सामने रख कर दिया। जवाब नहीं दिया, आरोपों को गलत, आरोपों को मनगढ़ंत, आरोपों को बेफालतू का, आरोपों को गलीच किस्म का सब कुछ बताया, लेकिन जवाब नहीं दिया। जब सारे आरोप गलत हैं, सारे आरोप गलीच किस्म के हैं, सारे आरोपों में कोई दम नहीं है, शर्मनाक किस्म के आरोप हैं, तो जांच एजेंसियों से आप जांच क्यों नहीं करा लेते। एक बड़ा सवाल उठता है। आप खुद ही कह रहे हो कि साहब ईडी ने विपक्ष को एक कर दिया, इनको जांच एजेंसियों पर यकीन नहीं है, जांच एजेंसियों का मजाक उड़ाते हैं। तो मोदी जी को तो जांच एजेंसियों पर यकीन है, तो उन जांच एजेंसियों से जांच करा लो। वो जांच क्यों नहीं कराई जाती। फिर लाभार्थियों को सामने कर दिया कि ये आरोप पर विश्वास नहीं करेंगे कौन, जिनको गैस कनेक्शन मिला। इन आरोपों पर विश्वास कौन नहीं करेगा, जिसको प्रधानमंत्री आवास के तहत घर मिला, जिनको शौचालय मिला, जिनको किसानों को 6,000 रुपये मिल रहा है, वो विश्वास नहीं करेंगे। और नल के लिए जल में 8 करोड़ लोगों तक पानी पहुंचाया गया है। तो लाभार्थी वर्सेस जनता हो गया। राहुल गांधी जनता के साथ, जनता के जवाब सवालों को मोदी जी के सामने रख रहे थे, और मोदी जी ने लाभार्थियों को सामने रख दिया कि ये देखिए हमारे लाभार्थी हैं और ये आपके जवाब सवालों पर आपके आरोपों को गलत और गलीज किस्म का मानते हैं और इस पर यकीन नहीं करते हैं, इस पर एतबार नहीं करते हैं। चलिए मान लिया। दूसरी चीज, बट पहली बार हुआ कि लगातार 2 दिन तक विपक्ष के नेता जो आरोप लगाते रहे, सत्ता पक्ष, यहां तक कि स्पीकर भी कहते रहे। स्पीकर ने तो प्रधानमंत्री के भाषण के बाद भी कहा कि साहब बिना तथ्यों के लोग बोलते हैं, गलत बयानी करते हैं, ये सदन की मर्यादा के खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए मान लिया नहीं होना चाहिए, लेकिन सिर्फ विपक्ष पर ही क्यों आरोप। अब जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2004 से लेकर 2014 यानी पूरे 10 साल आर्थिक हालत खस्ता हाल रही, आर्थिक स्थिति अर्थव्यवस्था खस्ता हाल रही, महंगाई दर डबल डिजिट में रही। क्या इसमें गलत बयानी नहीं रही। क्या पूरे 10 साल महंगाई डबल डिजिट में रही, या कुछ साल रही, या अर्थव्यवस्था कुछ साल क्या 8%, 8.5%, 7% से ऊपर नहीं बढ़ी। क्या ऑन एवरेज ये नहीं माना जाता, जैसा कि कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि मनमोहन सिंह की सरकार में 10 साल की एवरेज जीडीपी 8% के आसपास थी, और मोदी जी ने उसको कैसे नकार दिया। फिर मोदी जी ने एक और बात कही जिसमें किस्सा भी सुनाया, लाइसेंस वाला, टाइगर को देखकर लाइसेंस दिखा दिया, मेरे पास बंदूक का लाइसेंस है। बेरोजगारी का वादा किया था, बेरोजगारी दूर नहीं की, बेरोजगारी दूर करने का वादा किया था मनमोहन सिंह, कांग्रेस ने जब 2004 में सत्ता में आई थी। तो ये क्या गलत बयानी नहीं है, क्योंकि आपने भी तो वादा किया था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का। वो कहां गया। आपकी तरफ से भी तो वादा था 15 लाख रुपए हर किसी की जेब में आ जाएंगे, वो कहां गया।
तीसरी बात है कि उन्होंने घोटालों का जिक्र किया। कोलगेट घोटाला हो गया, 2G घोटाला हो गया, कॉमनवेल्थ गेम घोटाला हो गया। जब एक भी घोटाला सही साबित नहीं हुआ, एक भी घोटाले में किसी को सजा नहीं हुई, इक्का दुक्का लोगों को कोयला घोटाले के अंदर मामले में जो एसबी गुप्ता थे, जो सेक्रेटरी थे अफसर, उनको सजा हुई, वो भी कई साल बाद, तो फिर ये भी तो देखने की बात है। जब घोटाला 1,01,00,000 1,76,000 करोड़, 1,86,000 करोड़ का बताया गया, लेकिन शून्य निकला, अदालतों में कुछ साबित नहीं हुआ, तो ऐसे में फिर यह बात कहना प्रधानमंत्री के मुंह से सदन के अंदर, क्या ये आधी अधूरी सच्चाई नहीं है? क्या ये गलत बयानी नहीं है उस रूप में? अपने आप में यह भी तो एक बड़ा सवाल उठता है। उस संदर्भ में, जिस संदर्भ में विपक्ष के नेता जो आरोप लगा रहे थे और जो पैमाना सेट कर रहा था सत्ता पक्ष, वो पैमाना क्या सत्ता पक्ष पर सेट नहीं होना चाहिए? एक बड़ा सवाल यह भी उठता है। साथ ही साथ ये कहा गया कि साहब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च हो रहा है, कांग्रेस के ऊपर हो रहा है, राइज एंड डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस। चलिए, ये बात उन्होंने कही, कुछ तंज भी कसा उन्होंने कि ये कह कह के हम दिल को बहला रहे हैं, वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं। आगे उन्होंने एक और तंज कसा कि काका हाथरसी का 2 पंक्तियां सुनाई कविता की, आगा पीछे देख कर क्यों होते गमगीन, जैसी जिसकी भावना वैसे दिखे सीन। लेकिन मोटे तौर पर जो देश सुनना चाहता था, जो राहुल गांधी ने जो बातें कही या विपक्ष ने बातें कही, या जो, चलिए इनको नकार देते हैं, राहुल गांधी को साइड में कर देते हैं, एक्सपेंज हो गया चीजें, तो हमें भी उसका जिक्र नहीं करना चाहिए। जो विपक्ष ने कहा, वो भी महुआ मित्रा ने भी जो कहा, उसमें भी कुछ टोपी पहनाने वाली बात, वो भी एक्सपेंज हो गई, हम उनकी भी नहीं बात कर रहे। लेकिन जो मीडिया में आ रहा है, सोशल मीडिया में चल रहा है, अखबारों में छप रहा है, टेलीविजन चैनल जिस पर बहस कर रहे हैं, तो उससे तो प्रभावित, चिंतित नहीं होना चाहिए क्या सत्ता पक्ष को? क्या उसकी सफाई देने की जरूरत नहीं है क्या? संसद के सामने तथ्य रखने की जरूरत नहीं है क्या? तो या इसकी भी जरूरत नहीं समझते? आरोपों को गलीच बता दो, आरोपों को फालतू का बता दो, आरोपों को गलत बता दो, भ्रामक बता दो, शर्मनाक बता दो, सब कुछ ठीक है अपनी जगह, जरूरी है आपका सत्ता पक्ष का यह कहना, खंडन करना, लेकिन जांच भी तो करा दो फिर, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जो आरोप लगाने वालों को करारी इस रूप में शिकस्त भी खानी पड़े, तो ये बातें क्यों नहीं हुई? ये भी कुछ अपने तरीके से जो मैं देख रहा था, कुछ सवाल उठ रहे हैं। फटी जेब में मोबाइल है, ये बात उन्होंने कही। अब वो मोबाइल संभाले या जेब को, फटी जेब में जो चवन्नी अटक गई है और वो चवन्नी नीचे गिर जाएगी, वो उसका ख्याल रखे, ये बात उन्होंने कही। कह दिया साहब जम्मू कश्मीर में वो 1992 की जो यात्रा थी लाल चौक पर झंडा फहराने की, उसको थोड़ा एग्जैगरेट कर दिया। उसमें मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में यात्रा थी और उस प्रतिनिधि मंडल के एक सदस्य थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 92 में, यानी 1950 की पैदाइश है, 42 साल उम्र थी, और तब सुरक्षा का 3 स्तर का घेरा था और जैसे तैसे बख्तरबंद गाड़ियों में ये लोग भिजवाए गए थे। मट्टू साहब है, उनकी एक किताब है, उसमें इस बात का जिक्र है। और तिरंगा फहराते ही इनको बख्तरबंद गाड़ियों में फिर डाला गया था, सीधा एयरपोर्ट लाया गया था और एयरपोर्ट से वापस दिल्ली भेज दिया गया था। वो थोड़ा अतिशयोक्ति कर गए, मुझे लगता है थोड़ी भावुकता में बह गए, या फिर उन्हें लगा कि राहुल गांधी की यात्रा को थोड़ा कमतर करके दिखाना चाहिए, शायद ये बात उन्होंने इस मद्देनजर कही हो। कश्मीर में पहली बार हाउसफुल हो गए सिनेमाघर, लेकिन पिक्चर कौन सी थी इसका भी जिक्र कर देते, पठान फिल्म थी। वो पठान फिल्म जिसको बीजेपी के लोग, बीजेपी के नरोत्तम मिश्रा जैसे नेता और कुछ और बड़े नेता जिसकी लानत मलानत कर रहे थे, जिसके बहिष्कार की बात हो रही थी, जिसमें बड़े बड़े हिंदूवादी संगठन लगे हुए थे, और प्रधानमंत्री तब चुप थे। हालांकि बाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने बिना फिल्म का जिक्र किए कहा कि ऐसे फिल्मों का विरोध नहीं होना चाहिए, और फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई। ये भी अपनी जगह सच है। तो ये अर्ध सच था, ये भी अर्ध सच था। थोड़ी सी सफाई और हो जाती, थोड़ी सी बात हो जाती, पठान फिल्म शाहरुख खान की तारीफ ही कर देते, वो भी राष्ट्रवाद से भरी हुई फिल्म है, तो क्या जाता। तो कुल मिला के प्रधानमंत्री का पूरा जो ध्यान रहा कि
आदिवासी राष्ट्रपति है, 3 बार कम से कम जिक्र किया, महिलाओं का बार बार जिक्र किया, मिडिल क्लास का उन्होंने जिक्र किया, और बार बार हर दूसरे पैराग्राफ में वो आरोप जो लगे हैं उनको वो गलत और ठहराते रहे, लेकिन जांच की बात के लिए पूरे टाइम पे वो इसके लिए तैयार नहीं हुए। विश्वगुरु की भूमिका में भी दिखाई दिए कि G20 की सदारत हिंदुस्तान कर रहा है और 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, इस तरह की बातें कही। तो मोटे तौर पर मुझे लगा कि जो खास बातें हैं जो मेरे हिसाब से जो मैं इसका विश्लेषण कर रहा हूं कि वो सामने रखनी चाहिए आपके। दुष्यंत कुमार का शेर, तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं है, कमाल तो ये है कि फिर भी तुमको यकीन नहीं है। हाँ, एक और चीज, वो भी उन्होंने तंज कसने के अंदाज में इसका जवाब दिया कि जो राहुल गांधी ने कहा था कि भारत ने या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना दबाव डालकर श्रीलंका में और बांग्लादेश में और ऑस्ट्रेलिया में राहत पहुंचाई अडानी को, तो इस बात को उन्होंने इस रूप में पेश किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि साहब 9 साल से तो कह रहे हैं कि भारत कमजोर हो गया और अब कह रहे हैं कि भारत इतना मजबूत हो गया कि डर दिखाकर, दबाव में डालकर वो अपने फैसले करवा रहा है। तो पहले तय तो करो कि भारत कमजोर हुआ है या मजबूत हुआ है। तो इसमें भी अपने हिसाब से उन्होंने एक अच्छे पॉलिटिशियन, ये तो देखिए अच्छा पॉलिटिशियन का इसको मानना चाहिए कि उस बात को वो घुमा गए। और लेकिन फिर भी लोगों के दिमाग में जो सवाल है, जो हवा में सवाल तैर रहे हैं, उनका जवाब देश का प्रधानमंत्री नहीं देगा तो कौन देगा? और प्रधानमंत्री को सीधे सीधे निशाने पर लेते हुए उठाए गए सवाल है, तब तो प्रधानमंत्री को जवाब देना ही चाहिए था। भले ही वो एक्सपेंज हो गए हों, फिर भी जवाब देने चाहिए थे। मैं तो कम से कम ये मानकर चल पाऊं, जब इतनी सारी बातें कर दी, अगर बिल्कुल भी छेड़ते नहीं, सब पूरी तरह से इग्नोर कर देते, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर ही एकाग्र रखते, जैसा कि उन्होंने कहा कि साहब विपक्ष के लोगों ने राष्ट्रपति के भाषण पर तो कोई चर्चा ही नहीं की, यानी उन्होंने राष्ट्रपति के भाषण को अभूतपूर्व और सब कुछ अच्छा मान लिया। वैसा ही नरेंद्र मोदी ने अभिभाषण के साथ साथ जितना समय अभिभाषण में चीजों को जो का जिक्र करते हुए दिया, करीब करीब उतना ही समय उन्होंने आरोप, बिना अडानी का नाम लिया आरोप, बिना अडानी का नाम लिए जो आरोपों का स्वर था या ध्वनि थी उसको ध्वस्त करने की कोशिश, ये सब वो करते रहे। ये भी अपने आप में कमाल है। चलिए, शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो आपको तत्काल इसकी जानकारी हो जाए। और @विद्रोही7 मेरा ट्विटर हैंडल है जिस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और विजय विद्रोही फेसबुक पर मेरा पेज है, विजय विद्रोही पेज। शुक्रिया आप सबका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़े रहने के लिए। शुक्रिया।